और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट के अंदर आपको ये बताऊंगा कि लोग वीडियो पर कैसे कैसे कमेंट करते हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी आज आपको दिखाऊंगा और उनको आज करारा जवाब भी दूंगा। तो बने रहिए आप रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों हम करते हैं अब वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 20 विधानसभाओं का जिक्र करेंगे जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि जहां पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला ना होकर यह मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। साथ में उन सीटों का जिक्र भी करेंगे जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर का मतलब यह है कि उन सीटों के ऊपर यह नहीं कह सकता कोई कि यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा या बीजेपी का। अभी तक इन सीटों पर यह फैसला करना काफी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं बरवाला विधानसभा का जिक्र। तो बरवाला विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस ने रामनिवास घोडेला को टिकट दे रखा है और बीजेपी ने बरवाला विधानसभा से रणवीर सिंह गंगवा को। और इनेलो की बात करें तो यहां से इनेलो ने संजना सातरोड को टिकट दे रखा है। और बरवाला विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर पहले कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास घोडेला और बीजेपी उम्मीदवार रणवीर सिंह गंगवा के बीच मुकाबला था, परंतु जैसे ही इनेलो ने संजना सातरोड को टिकट दिया उसके बाद बरवाला विधानसभा से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। अब बरवाला विधानसभा की चुनाव का हार जीत का फैसला संजना सातरोड के हाथ में है। देखना यह है कि संजना सातरोड वहां से कितने वोट लेकर जाती है, परंतु बरवाला विधानसभा से मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। अब फिलहाल ये नहीं कह सकते कि यहां पर रणवीर गंगवा चुनाव जीतेंगे या रामनिवास घोडेला। अगला विधानसभा क्षेत्र गोहाना का जिक्र करें तो गोहाना के ऊपर भी त्रिकोणा मुकाबला हो चुका है। जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक जगबीर सिंह मलिक को टिकट दे रखा और बीजेपी ने अरविंद शर्मा को टिकट दी है, परंतु यहां से हरियाणा के प्रमुख समाजसेवी हर्ष छिकारा है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गोहाना विधानसभा में भी मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। यहां पर यह नहीं कह सकते खुलकर कि यहां पर जगबीर मलिक ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हर्ष छिकारा के चुनाव मैदान में आ जाने से जगबीर मलिक को काफी नुकसान होने वाला है। और गोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हर्ष छिकारा के हाथ में ये चुनाव के नतीजे होंगे, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि हर्ष छिकारा यहां से कितने वोट लेते हैं। वो जितने ज्यादा वोट लेंगे उनका जगबीर मलिक को सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। और दोस्तों अगर आप गोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि यहां से इन तीनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। अगली सीट आती है पानीपत शहरी। पानीपत शहरी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस ने वरिंदर सिंह उर्फ बुल्ले शाह को टिकट दे रखा है। और बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी ने प्रमोद बीज को टिकट दे रखा है, परंतु यहां पर रोहिता रेवड़ी है वो मौजूदा विधायक है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। उनको टिकट नहीं मिला, इस कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हुई है। परंतु आपको बता दें कि 2019 के अंदर जब रोहिता रेवड़ी बीजेपी की उम्मीदवार थी तब उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार वरिंदर सिंह उर्फ बुल्ले शाह को 50,000 वोटों से हराया था। तो पानीपत शहरी विधानसभा सीट के ऊपर भी अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। अगली सीट आती है बहादुरगढ़ विधानसभा। तो बहादुरगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस ने राजेंद्र जून को टिकट दे रखा है जो मौजूदा विधायक है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने दिनेश कौशिक को टिकट दे रखा है, परंतु कांग्रेस का टिकट न मिलने के कारण राजेंद्र जून के भतीजे राजेश जून है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले यह लगता था कि यहां से राजेंद्र जून है वो चुनाव जीत जाएंगे, परंतु जैसे ही उनके भतीजे ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा है उसके बाद ये लग रहा है कि यहां से कुछ भी हो सकता है, यानी कि कौन सा भी उम्मीदवार जीत सकता है। आपको बता दें कि यहां पर राजेश जून को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। और बहादुरगढ़ विधानसभा के हार जीत के नतीजे हम देखें तो यहां पर राजेश जून के हाथ में है, क्योंकि राजेश जून जितने ज्यादा वोट लेंगे वो राजेंद्र जून जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको ही नुकसान होगा। और इस सीट के ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अगली सीट आती है अंबाला कैंट विधानसभा। तो अंबाला कैंट विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस ने परिमिल प्री को टिकट दे रखा और बीजेपी ने अनिल बीज को। तो 2019 के अंदर अनिल बीज यहां से चुनाव जीते थे, परंतु निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चित्रा सरवारा ने यहां पर चुनाव लड़ा था और वो दूसरे नंबर पर आई थी, यानी कि अनिल बीज तो यहां से चुनाव जीत गए थे, परंतु चित्रा सरवारा दूसरे नंबर पर आई थी। उन्होंने अनिल बीज को कड़ी टक्कर दी थी। और इस बार भी चित्रा सरवारा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है।
और इस सीट के ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। इन तीनों उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला यानी कि कांग्रेस उम्मीदवार परी अनिल विज बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा के बीच ये कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट के ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ से अनिल विज ही चुनाव जीतेंगे। अब की बार कुछ भी हो सकता है। यहाँ से अगली सीट आती है उचाना कला विधानसभा। तो उचाना कला विधानसभा का जिक्र करें तो बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को टिकट दे रखा और कांग्रेस ने ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दे रखा है और जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु यहाँ पर दुष्यंत चौटाला मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। दुष्यंत चौटाला से ज्यादा वोट तो निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र घोगड़िया है वो ले जाएंगे और वीरेंद्र घोगड़िया के चुनाव लड़ने के कारण ये सीट भी है जो त्रिकोणीय मुकाबले में आ चुकी है। वीरेंद्र घोगड़िया को भी यहाँ पर पूरा जन समर्थन मिल रहा है। इस सीट पर भी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी, यानी कि यहाँ पर बीजेपी भी चुनाव जीत सकती है। हो सकता है वीरेंद्र घोगड़िया भी चुनाव जीत जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग बीजेपी के खिलाफ है और ब्रजेंद्र सिंह को भी वोट नहीं देना चाहते और दुष्यंत चौटाला के तो बहुत ज्यादा लोग खिलाफ है। इसलिए वीरेंद्र घोगड़िया निर्दलीय उम्मीदवार है, वो चुनाव जीत भी सकते हैं। बाकी अभी उचाना कला विधानसभा पे हार जीत का कहना गलत होगा, क्योंकि इस सीट पर कुछ भी नहीं कह सकते कि यहां से कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली सीट आती है कलायत विधानसभा। तो कलायत विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जयप्रकाश उर्फ जेपी के बेटे विकास सारण है और बीजेपी के उम्मीदवार है वो है कमलेश ढांडा और इन दोनों के बीच में एक और है, उसका नाम है अनुराग ढांडा। यहाँ पर भी मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर श्वेता ढूल है वो कांग्रेस की टिकट चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने श्वेता ढूल का टिकट काटकर यहाँ पर विकास सारण को टिकट दिया था, जिसके कारण श्वेता ढूल है वो कांग्रेस से और खासकर विकास सारण के पिता जयप्रकाश द्वारा दिए गए बयान से नाराज चल रही है और जिसका नुकसान है सीधा सीधा कांग्रेस उम्मीदवार विकास सारण को होने वाला है। इस सीट के ऊपर भी मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये उम्मीदवार है वो क्लियर ही चुनाव जीतेगा। यदि आपको लगता है कि ये उम्मीदवार चुनाव जीतेगा तो आप कमेंट जरूर करें। अगली सीट आती है हिसार विधानसभा। तो हिसार विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने रामनिवास राणा को टिकट दे रखा है और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने मौजूदा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दे रखी है। पहले यहाँ पर यह लगता था कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा है वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, परंतु जैसे ही सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा था उसके बाद यहाँ से चुनावी माहौल है वो बदल चुका और अब इस मुकाबले के अंदर कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ सावित्री जिंदल भी आ चुकी है। और आपको बता दूं कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा और सावित्री जिंदल के बीच ही मुकाबला है। 2 दिन पहले हिसार के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर आए थे डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए लोगों से वोटों की अपील करने। उस समय बीजेपी के एक समर्थक ने यह कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, परंतु हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव नहीं जीतेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने ये बात कही थी। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि इसे पकड़ कर लाओ, मैं इसको चुनाव जितवाता हूं। और बाद में मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। और तो हिसार विधानसभा की सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है, परंतु अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद यह लगता है कि यहाँ पर सावित्री जिंदल और कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा के बीच ही मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले वाले डॉक्टर कमल गुप्ता मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों अब इलाहाबाद विधानसभा का जिक्र करते हैं। तो इलाहाबाद विधानसभा से कांग्रेस ने भरत सिंह बेनीवाल को टिकट दे रखा है और बीजेपी की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने अमीर चंद मेहता को टिकट दे रखा है और इनेलो के उम्मीदवार है वो है अभय सिंह चौटाला। और इलाहाबाद विधानसभा में बीजेपी मुकाबले से बाहर हो चुकी है। यहाँ पर भरत सिंह बेनीवाल और अभय चौटाला के बीच ही मुकाबला है। अभय चौटाला इलाहाबाद से मौजूदा विधायक है, परंतु भरत सिंह बेनीवाल पहले 2 बार चुनाव हार चुके थे और इस बार कांग्रेस ने फिर उनको टिकट दी है। तो इस सीट पर भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से भरत सिंह बेनीवाल ही चुनाव जीतेंगे या अभय चौटाला ही चुनाव जीतेंगे। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है और ये तो आने वाला समय बताएगा कि यहाँ से कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाएगा। परंतु भरत सिंह बेनीवाल के चुनाव मैदान में आ जाने से इलाहाबाद का ये चुनाव है वो बहुत ही रोचक हो चुका है।
अगली सीट है सिरसा। सिरसा विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने गोकुल सेतिया को टिकट दिया है। गोकुल सेतिया पिछली बार भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, परंतु 603 वोटों से वो गोपाल कांडा से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने अपना यहाँ से उम्मीदवार उतारा था, परंतु उसका नामांकन पत्र है वो वापस ले लिया गया था, जिसके बाद अब गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच ही मुकाबला रह गया और यहाँ पर भी कड़ी टक्कर है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ये उम्मीदवार चुनाव जीतेगा या ये हारेगा, क्योंकि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर लोग पैसों के अंदर बिकते हैं, पैसे लेकर वोट देते हैं, तो फिर गोपाल कांडा चुनाव जीतेगा। अगर लोग काम करने वाले और अपने बीच रहने वाले नेता को वोट देते हैं तो फिर गोकुल सेतिया ये चुनाव आसानी से जीत जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात है कि लोग पैसे लेकर बिकते हैं या नहीं। आप कमेंट में बताएं कि यहाँ से कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। अगली सीट आती है रानिया विधानसभा। तो रानिया विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने पत्रकार सौमित्र कंबोज को टिकट दे रखा है और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने रानिया विधानसभा से शीशराम कंबोज को टिकट दे रखा है, परंतु यहाँ पर मुकाबला इन दोनों के बीच न होकर तीसरे और चौथे के बीच में है। तीसरे उम्मीदवार है वो है इनेलो के अर्जुन सिंह चौटाला और चौथे उम्मीदवार है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रणजीत सिंह चौटाला। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय न होकर चौकोनीय मुकाबला है, यानी कि यहाँ पर सौमित्र कंबोज, शीशराम कंबोज, अर्जुन सिंह चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला के बीच ये मुकाबला है। रानिया विधानसभा से भी अगर हम ये कहें कि ये उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है या ये उम्मीदवार चुनाव हार सकता है तो ये ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस सीट पर अनुमान लगाना अभी तक सही नहीं है। इस सीट पर भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि 3 दिन पहले यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा आए थे। दीपेंद्र हुड्डा ने सौमित्र कंबोज का हाथ पकड़कर ये कहा था कि या तो मेरा कोई मित्र नहीं है, अगर कोई मित्र है वो तो सौमित्र कंबोज है। आप सौमित्र कंबोज को ज्यादा से ज्यादा वोट दें ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बन सके। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा था कि सौमित्र कंबोज है वो गरीब घर से साधारण इंसान है, परंतु लोगों के बीच रहने वाला उम्मीदवार है ये। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि यहाँ पर कुछ पैसे वाले लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इशारा रणजीत चौटाला और अर्जुन चौटाला की तरफ था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पैसे वाले लोग अब सौमित्र कंबोज को झुकाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, परंतु रानिया की जनता है वो सौमित्र कंबोज के साथ है। और दोस्तों ये देखने वाली बात है कि रानिया की जनता सौमित्र कंबोज का कितना साथ देती है या नहीं, परंतु रानिया विधानसभा से हार जीत का अनुमान लगाना ज्यादा जल्दबाजी होगी। अगर आपको लगता है कि रानिया विधानसभा से यह उम्मीदवार चुनाव जीतेगा तो आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों अगली सीट आती है डब्बा वाली विधानसभा। तो डब्बा वाली विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अमित शाह को टिकट दिया, जो चौटाला परिवार से ही आते हैं। बस वो अपने नाम के पीछे स्याग लगाते हैं। दूसरे उम्मीदवार है चौटाला के, वो अपने गांव का नाम लगाते हैं चौटाला। बस यही फर्क है, बाकी एक ही परिवार से है ये। डब्बा वाली से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो है अमित शाह और बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो है बलदेव सिंह मांगियाना। परंतु यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं है, यहाँ पर मुकाबला है वो चौटाला परिवार के लोगों के बीच है। आपको बता दें कि इनेलो की तरफ से डब्बा वाली विधानसभा से आदित्य चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले बीजेपी में थे, परंतु बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके कारण वो बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हो चुके हैं और अब इनेलो की टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जननायक जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ से दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। डब्बा वाली विधानसभा से बीजेपी बिल्कुल साइड में हो चुकी है। यहाँ पर मुकाबला रहा है वो अमित शाह, आदित्य चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के बीच है और इस सीट पर भी हार जीत का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं। दोस्तों अगली सीट आती है फतेहाबाद विधानसभा। तो फतेहाबाद विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक दूडाराम बिश्नोई को टिकट दे रखा है और कांग्रेस ने बलवान सिंह दौलतपुरिया को टिकट दे रखा है। पहले इन दोनों के बीच मुकाबला था, परंतु जैसे ही इनेलो ने सुनैना चौटाला को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा है और अब जिस तरह से सुनैना चौटाला का चुनाव प्रचार उठ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मुकाबला है वो तिकोनिया हो चुका है। आपको बता दें कि बलवान सिंह दौलतपुरिया पहली बार जब फतेहाबाद से विधायक बने थे वो इनेलो की टिकट से ही चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। अब इनेलो की उम्मीदवार यहाँ पर सुनैना चौटाला है और बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बलवान सिंह दौलतपुरिया को नुकसान ये होगा कि जितने ज्यादा वोट सुनैना चौटाला ले जाएगी वो ज्यादातर बलवान सिंह दौलतपुरिया की ही वोट कम होंगे।
तो इस सीट पर भी ये कहना कि यहाँ से ये चुनाव जीत रहा है या ये चुनाव हार रहा है तो जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि दूड़ाराम बिश्नोई भी इतने कमजोर उम्मीदवार नहीं है फतेहाबाद विधानसभा से। अगर आप फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो आप अपने विचार कमेंट में जरूर रखें और बताएं कि यहाँ से कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। अगली सीट आती है हांसी विधानसभा। तो हांसी विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने विनोद ब्याणा को टिकट दे रखी है और कांग्रेस ने युवा नेता राहुल मक्कड़ को टिकट दे रखी है। परंतु लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस के राहुल मक्कड़ ही चुनाव जीतेंगे। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर विनोद ब्याणा भी कमजोर उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार विनोद ब्याणा का अब चुनाव है वो पीक पर चल रहा है और यहाँ पर भी ये कहना कि ये चुनाव जीतेगा या ये हारेगा तो वो जल्दबाजी होगी। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और जहां पर कड़ी टक्कर होती है वहां पर यह नहीं बताया जाता इतनी आसानी से कि ये चुनाव जीतेगा या ये चुनाव हारेगा। हांसी विधानसभा से कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। अगली सीट आती है गोहाना विधानसभा। तो गोहाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को टिकट दिया है और बीजेपी की बात करें तो अरविंद शर्मा को, परंतु इन दोनों का खेल बिगाड़ दिया वो है निर्दलीय उम्मीदवार हर्ष छिकारा। यहाँ पर भी मुकाबला तिकोनी है। देखने वाली बात यह है कि अब हर्ष छिकारा यहाँ से कितने वोट लेते हैं। वो जितने ज्यादा वोट लेंगे उनका नुकसान सबसे ज्यादा जगबीर सिंह मलिक को होगा। तो गोहाना विधानसभा की सीट भी है वो तिकोनी मुकाबले में फंस चुकी है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताएं। लोहारू विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने जेपी दलाल को टिकट दे रखा और कांग्रेस ने राजवीर फटिया को। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर कौन सा चुनाव जीत रहा है कौन सा चुनाव हार रहा है ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। ये नहीं कह सकते कि इस बार जेपी दलाल यहाँ से चुनाव निकाल जाएंगे। कुछ भी हो सकता है इस सीट के ऊपर। हो सकता है कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर फटिया चुनाव निकाल जाए। पहली बार चुनाव लड़ने वाले राजवीर फटिया का जन समर्थन है वो बहुत भारी हो चुका है। फिलहाल उनका चुनाव पीक के ऊपर चल रहा है। हो सकता है आगे जाने वाले दिनों में जेपी दलाल का काफिला बढ़ जाए और राजवीर फटिया दूसरे नंबर पर आ जाए, परंतु मुकाबला इन दोनों के बीच ही रहने वाला है। तो आसाम विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दे रखा है और कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को। और रिश्ते में ये दोनों भाई बहन लगते हैं। परंतु तो आसाम विधानसभा से शशि परमार को टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शशि परमार यहाँ से बीजेपी का टिकट चाहते थे परंतु बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके कारण अब शशि परमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हार जीत का फैसला है वो शशि परमार के वोट करेंगे कि यहाँ से शशि परमार कितने ज्यादा वोट लेते हैं। वो जितने ज्यादा वोट लेंगे उनका नुकसान सीधा सीधा श्रुति चौधरी को होने वाला है। अगर लोग उनको कम वोट देते हैं फिर हो सकता है श्रुति चौधरी चुनाव निकाल जाए। तो आसाम विधानसभा का मुकाबला भी तिकोनिया हो चुका है अनिरुद्ध चौधरी, श्रुति चौधरी और शशि परमार के बीच। परंतु यहाँ पर बता दूं कि टक्कर है, आखिरी टक्कर, आखिरी दिनों में टक्कर बचेगी वो अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी के बीच ही बचेगी। फिलहाल ये कहना कि यहाँ से श्रुति चौधरी चुनाव जीतेगी या अनिरुद्ध चौधरी चुनाव जीतेंगे तो वो ज्यादा जल्दबाजी होगी। इस सीट के ऊपर कुछ भी हो सकता है। कौन सा उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकता है कांग्रेस या बीजेपी में। अगली सीट आती है बादली विधानसभा। तो बादली विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस ने कुलदीप वत्स को टिकट दे रखा है और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट दे रखा है जो बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता है। बादली विधानसभा से भी इस बार मुकाबला खड़ा है कुलदीप वत्स और ओम प्रकाश धनखड़ के बीच। यहाँ पर भी ये कहना कि ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव जीतेंगे या कुलदीप वत्स चुनाव जीतेंगे तो वो जल्दबाजी होगी। अगली सीट आती है भवानीखेड़ा। भवानीखेड़ा विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदीप नरवाल को टिकट दिया और बीजेपी ने कपूर वाल्मीकि को। और इन दोनों के बीच है वो कड़ी टक्कर है। यहाँ पर यह कहना अब जल्दबाजी होगा कि कपूर वाल्मीकि चुनाव जीतेंगे या प्रदीप नरवाल, क्योंकि प्रदीप नरवाल के बारे में लोग ये कह रहे हैं ये भारी उम्मीदवार है, बाहर से लेकर यहाँ पर उतार दिया है। परंतु आपको बता दें कि भवानीखेड़ा से इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। अब बात करते हैं हम कोसली विधानसभा की। तो कोसली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो है जगदीश यादव और बीजेपी के उम्मीदवार है वो है अनिल दाईमा। और कोसली विधानसभा से भी इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ये कहना कि यहाँ से जगदीश यादव चुनाव जीतेंगे या अनिल मान, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि मुकाबला इन दोनों के बीच कड़ा है। यहाँ पर हार जीत है वो ज्यादा नहीं रहने वाली, इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल अनुमान लगाना वो काफी मुश्किल है।
तो दोस्तों ये 20 विधानसभाएं थी जहां पर इन उम्मीदवारों का तिकोनी है या एक दूसरे के सामने कड़ा मुकाबला है। उन विधानसभाओं का हमने जिक्र किया है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में सभ्य तरीके से सभ्य भाषा में अपने विचार रख सकते हैं। अब बात हम उन कमेंटियों की करते हैं जो वीडियो बिना देखे ही सिर्फ थंबनेल देखकर ही कमेंट करके चले जाते हैं। अब ये कमेंट देखिए आप क्या लिखा है। इसका नाम पहले आपको बता देता हूँ। नाम है जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह क्या लिखते हैं? बिकाऊ मीडिया यू आर, आप बिकाऊ मीडिया हो। जोगिंदर सिंह का दूसरा कमेंट है गोदी मीडिया, कि आप गोदी मीडिया हो। इसने तो बिकाऊ मीडिया गोदी मीडिया कह दिया, परंतु अगला कमेंट आपको दिखा रहा हूं वो है सुरेंद्र सिंह का, और इसकी शक्ल भी आप देख लीजिए। इसने लिखा है बिकाऊ कितना रुपया ले रखा है हुड्डा से। इसने हुड्डा का आदमी बना दिया। इसने कह दिया कि हुड्डा से कितने रुपए ले रखा है। क्यों? दूसरा कमेंट किया इसने सुखचैन नांदल ने, कितना पैसा ले रखा है। क्यों? आज तक मैंने किसी भी कमेंट करने वाले को ये नहीं कहा कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करें, बिकाऊ मीडिया गोदी मीडिया, परंतु आज के बाद जो जैसा सवाल करेगा उसका उसी भाषा के अंदर जवाब मिलेगा। सही लोग हैं, बहुत ज्यादा सही लोग हैं, यानी कि 95% सही लोग हैं। वो सही और सभ्य तरीके से कमेंट करते हैं, और मैं हर कमेंट को, आपके कमेंट को लाइक करता हूं, रिप्लाई जरूर करता हूं। वरना बहुत से चैनल वाले आपके कमेंट देखते तक नहीं, परंतु मैं आपके हर कमेंट को लाइक करता हूं और हर कमेंट पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई जरूर करता हूं। परंतु ये 5-7% कमेंट ही ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे कमेंट करके चले जाते हैं। मेरे कहने से कि ये उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा, वो नहीं जीतेगा। मेरे कहने से कि ये हार जाएगा, तो वो नहीं हारेगा। ना मेरे कहने से कुछ होगा, ना आपके कहने से कुछ होगा, ना चुनाव जो लड़ रहे हैं उन उम्मीदवारों के कहने से कुछ होगा। जो होगा वो जनता के वोट देने से होगा। जनता फैसला करेगी कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा और कौन सा हारेगा। परंतु कुछ कमेंट ये क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारा उम्मीदवार है, यही चुनाव जीतेगा, और परंतु उसको ये दिखा दिया जाए कि ये उम्मीदवार यहाँ पर कमजोर है, तो भी उसके है जो मिर्ची लग जाती है और वो गलत कमेंट करने शुरू कर देता है। ये नहीं होता कि आप जिसको जिताना चाहते हैं उसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि यही जीतेगा, ऐसा नहीं होता। जो जीत रहा है वो जीत रहा है, जो हार रहा है वो हार रहा है। जितनी सच्चाई है, जैसी सच्चाई है, जैसी लोग हमें बताते हैं, उसी आधार के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे कमेंट करने वाले कमेंट ही आगे से ध्यान रखें, करारा जवाब दिया जाएगा। और सही सभ्य तरीके से जो भाई जो साथी कमेंट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की।